ओके, अभी स्टार्ट हो गई। ओके क्लास। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हम लोगों ने जो कॉम्पोजिट, हम लोग ने दो कैटेगरीज की बात करी थी कि कॉर्पोरेट कॉस्ट हो रही है और स्पेसिफिक कॉस्ट होगी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो कॉस्ट के बारे में बताया था। पहली थी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी। रिडीमेबल, जो परपीचुअल, जिनकी नहीं होती है, एक मेच्योरिटी पीरियड रहता है रिडीमेबल में। और दूसरी थी परपीचुअल, जिनका एक एंडलेस टाइम होता है जब तक आप उसको अपने पास रख सकते हो। ठीक है, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है या फर्दर कोई और नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स पढ़े थे, उनके फॉर्मूलेज पढ़े थे। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स। तो हम लोगों ने प्रेफरेंशियल्स में भी दो कैटेगरीज पढ़ी थी, परपीचुअल एंड रिडीमेबल। फाइन। तो क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेसिकली अभी हम लोग स्पेसिफिक कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, यानी इंडिविजुअल जो कॉस्ट हैं उनके स्पेसिफिकेशंस अलग अलग क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज रिटेन्ड अर्निंग। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ईच एंड एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी बिजनेस should or must retain some profit, some portion of the profit, so that they can expand in the future, एक्सपेंशन कर सके, वो अपने नए वेंचर्स ओपन कर सके। इवन अगर वो कोई नया अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए भी उनको कुछ सम अमाउंट की जरूरत रहती है, सम ऑफ अमाउंट की। और अगर उनके पास इंटरनल सोर्स से वो पैसा रहता है, वो इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उन्हें ना डिबेंचर्स इशू करने की नीड रहती है और ना ही हमें शेयर कैपिटल अपने इशू करने की नीड रहती है। हमारे पास खुद के सोर्सेस के थ्रू कुछ अमाउंट रिटेन रहता है। और बेसिकली हम लोग अपने प्रॉफिट के पोर्शन में से ही कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो द अमाउंट विच वी डिस्ट्रीब्यूट टू दी शेयर होल्डर्स, वी नो विथ, हम लोग उसको बोलते हैं डिविडेंड्स। ठीक है। और जो बाकी का पोर्शन बचता है, वो जो हम अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए बचा कर रखते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है उसको रिटेन अर्निंग बोला जाता है। और बेसिकली जो, अगर हम लोग पर्पस की बात करें रिटेन अर्निंग की, तो सबसे पहला होता है ये आपका एक इंटरनल सोर्स ऑफ फंड रहता है। आपको किसी जो हम लोग बोलते हैं ना, किसी एक्सटर्नल पार्टी या थर्ड पार्टी की नीड नहीं होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और कहीं ना कहीं जो रिटेन अर्निंग रहती है उस पर डिविडेंड का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप डिविडेंड्स इशू नहीं करते हो तो ज्यादातर आपका अमाउंट रिटेन्ड हो जाता है। और अगर आप डिविडेंड्स इशू करते हो अपने शेयर होल्डर्स को, आप रेगुलरली डिविडेंड्स इशू कर रहे हो, तो नो डाउट आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है वो घट जाएगी। ठीक है। तो डायरेक्टली अगर इम्पैक्ट की हम लोग बात करें, तो रिटेन अर्निंग के ऊपर डिविडेंड इम्पैक्ट डालता है या डिविडेंड इन्फ्लुएंस करता है हमारी रिटेन अर्निंग। फाइन। तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रिटेन अर्निंग होती है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट, जब हम फ्लोटेशन कॉस्ट और जो पर्सनल टैक्सेस होते हैं, जब हम उनका यूज नहीं करते हैं, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी रिटेन अर्निंग पर नहीं बियर करनी पड़ रही है, नहीं खर्च करनी पड़ रही है, और इसके अलावा कोई टैक्सेस हमें नहीं पे करने पड़ रहे हैं। तो जब हम, दो कैटेगरीज हो गई, पहला जब हम इनको एप्लीकेबल करते हैं और दूसरा जब हम इनको एप्लीकेबल नहीं करते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट और पर्सनल टैक्सेस यूज नहीं कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और क्योंकि हम रिटेन अर्निंग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरह ही डील कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ना कि हमारा जो पैसा, मान लीजिए हमने 100 रुपीज रोक के रखे हुए हैं, हमारे पास 200 का प्रॉफिट था और हमने 100 रुपीज रिटेन रखे हैं फ्यूचर के लिए, एंड 100 रुपीज हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं।
तो वो जो 100 रुपीज हमने इन्वेस्ट किए हैं फर्दर किसी कंपनी में या और कहीं पर भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं, तो उस 100 पे हमें कितना रिटर्न्स आ रहे हैं, हमें कितना फायदा मिल रहा है, तो हम उसी को इक्विवेलेंट मानते हैं रिटेन अर्निंग के। फाइन। तो हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से, तो तभी यहाँ पे जो इक्विवेलेंसी वाला साइन है ना, इसीलिए है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। उसके बाद इक्विटी कैपिटल को अगर हम लोग अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जब इक्विटी कैपिटल की बात करते हैं तो जो हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ी थी उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो हमें डिविडेंड मिल रहा था उससे हम जो हमें लास्ट में, यानी कि हम लोग बोले प्रॉफिट्स में हमारी अर्निंग्स में हम डिवाइड कर देते थे, यही करते थे। तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर हमें कितना मिल रहा है और हमने उस शेयर के प्राइस पे हमने उसको सेल करने के लिए कितना नेट प्रोसीड किया है, कितना फुल अमाउंट का हमारा शेयर प्राइस है और कितना एक्सपेक्टेड उसमें डिविडेंड है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। प्लस यहाँ पे हम ग्रोथ रेट लेकर चलते हैं जिसको जी बोलते हैं। ग्रोथ रेट इसलिए हम लोग एडिशनली लेके चलते हैं बिकॉज बिजनेस में हम ये मान कर चलते हैं कि बिजनेस एक साल का तो है नहीं, गोइंग कंसर्न है, कई साल तक आगे तक चलेगा। तो ऑब्वियसली हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो ग्रो करती जाएगी। ठीक है, इसलिए हम ग्रोथ रेट का यूज करते ही करते हैं। आगे जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में भी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि ग्रोथ रेट तो नीडेड होता है अगर हमें ग्रोथ रेट नहीं मिल पा रही है, यानी हमारी शेयर की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, तो हमें बेनिफिट ही नहीं है उस इन्वेस्टमेंट से। यानी पहले साल हमने 10 रुपीज लगाए, हमें 11 मिले, सेकेंड ईयर हमें हमारी वैल्यू 12 हो गई, 13 हो गई। तो ये क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, कंपनी में इन्वेस्ट करना। अगर हमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जी का पार्ट ऐड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रिटेन अर्निंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिटेन अर्निंग एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको के स्मॉल ई, और अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की बात करते हैं तो उसको के स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसको लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वो केस था जहां पे नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड नो पर्सनल टैक्स रेट एप्लीकेबल था। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड, जहां पर हम फ्लोटेशन कॉस्ट और पर्सनल टैक्स रेट को ऐड कर लेते हैं। फाइन। तो जैसे हम लोगों ने बोला, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू 1 minus FP, which is flotation cost or reinvestment by shareholders, reinvestment by shareholders, और उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 1 माइनस पर्सनल टैक्सेस। हमें याद है जब भी हम लोग, और पहले के फॉर्मूले भी हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हम यही कर रहे थे कि जो 1, बिकॉज ये 1 इसलिए लेके चलते हैं ना, हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू भी पढ़ी होगी। तो ये 1 जो होता है ये वो वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं 100% वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज की जो 100% वैल्यू है, तो हम लोग हर चीज को, एक होता है ना सिमिलर में, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 30 हो, यानी हम उसको 100% जब मान के चलते हैं तो यहाँ पे वो बात है। ठीक है, तो 1 माइनस जो हमारे टैक्स रेट है उसको हम लिखेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब एक इलस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनीज शेयर्स आर करंटली सेलिंग फॉर ₹120। अच्छा, जो अभी हम बोल रहे थे ना 100%, तो जो प्राइस हो गया ये 100% है, यानी 120 प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अब अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम की जगह पर यहाँ पर 120 प्लस जो भी प्रीमियम वैल्यू होती वो ऐड हो जाती। अगर डिस्काउंट होता तो 120 माइनस जो भी हमारा डिस्काउंट रेट है वो हटा जाता। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको बोलते हैं 100% या जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हो गई सेलिंग प्राइस है ₹120, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और ग्रोथ रेट है, तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है जो है हमारा वो 5.20 है, एंड ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट करके रख रहे हैं कि हमारा 6% की ग्रोथ रेट हमारी रहेगी इस पर्टिकुलर रिटेन, अगर हम अर्निंग्स को रिटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में जो हमारी डेटा है हम उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पर
DI यानी एक्सपेक्टेड जो हमारा डिविडेंड था, नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ, तो 5.20 यहाँ पर दिया हुआ है हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 120 जो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है हमारे शेयर्स का, ठीक है, वो प्लस जो हमारा ग्रोथ रेट है 6% का है क्लास, तो 6% मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.60 इक्वल टू, तो हमारा जो भी यहाँ पर निकल के आएगा परसेंट, अगर नॉर्मल में और परसेंटेज में निकालेंगे तो 2 डिजिट्स के बाद हमारा पॉइंट डेसिमल आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिटेन अर्निंग की कॉस्ट की, यानी हमें रिटेन अर्निंग को, जो हमारी अर्निंग्स हैं उसको हमें रिटेन रखने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, यानी हम कितनी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर रहे हैं। अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देते तो हमें इतना रिसीव हो रहा होता, वो इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया है, तो इट मीन्स इतनी अपॉर्चुनिटी हम अपनी डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं मिल रहा है। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट रिटेन अर्निंग। हम लोग आगे आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। हम लोग बहुत बार इक्विटी कैपिटल की बात कर चुके हैं, इक्विटीज की बात कर चुके हैं। तो बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के बेस होते हैं, काइंड ऑफ अ बेस, यानी वो इक्विटीज में फाइनेंस करते हैं, और कंपनी में एंड में जो भी उनके शेयर की वैल्यू होती है वो सारा का सारा जितनी भी इंक्रीज होती है वो सारा का सारा हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही मान के चलते हैं कि वो सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। फाइन, अब इक्विटी कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को समझने के लिए दो अप्रोचेस काम करती हैं। पहली है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अप्रोच एंड सेकंड इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको CAPM मॉडल बोलते हैं। क्लास अपने पास कभी टाइम रहा तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, एक केस स्टडी है कई सारी जो CAPM मॉडल पर बेस है कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी केवल डिपेंड करता है इन अप्रोचेस पे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अप्रोच। डिविडेंड मॉडल अप्रोच में डिविडेंड पे बेस होता है, और ऑब्वियसली इक्विटी कैपिटल, सॉरी क्लास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ऑब्वियसली हमें उनको डिविडेंड देना पड़ता है। इसको फर्दर, इस अप्रोच को फर्दर जो फॉर्मूले में डिवाइड किया गया है, अलग अलग फॉर्मूले को बेस बनाया गया है, तो इनको 5 फॉर्मूले में बेस किया गया। फर्स्ट इज डिविडेंड यील्ड मेथड, सेकेंड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, थर्ड अर्निंग यील्ड, फोर्थ अर्निंग ग्रोथ, एंड फिफ्थ इज रियलाइज्ड यील्ड मेथड। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड क्या होता है, हमारा या तो आपको डिविडेंड दिया जा रहा हो सर्टेन रेट से, या जितना भी आपको अर्न हो रहा हो, जितनी भी प्रॉफिट हो रही हो, यानी जितनी भी आपकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, उस पे बेस होता है फंडामेंटली, एंड प्लस ग्रोथ। दोनों में जब ग्रोथ ऐड कर देते हैं, यानी डिविडेंड में भी हम ग्रोथ ऐड कर लेते हैं, यानी एक्सपेक्टेड, भाई आपको सर्टेन एक ही सेम रेट से अगर डिविडेंड्स मिलते रहेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है ना, ग्रोथ भी तो होनी चाहिए उसमें, ग्रेजुअली कुछ इंक्रीमेंट्स भी तो होने चाहिए, अदरवाइज तो हम दूसरी कंपनी की तरफ स्विच कर जाएंगे। सेम यही चीज डिविडेंड के साथ होती है, उस डिविडेंड में भी ग्रोथ होनी चाहिए, और देन आपकी अर्निंग्स यानी आपकी जो शेयर की वैल्यू है उसमें भी इंक्रीज होना चाहिए। फाइन, तो ये दो फंडामेंटली डिविडेंड एंड यील्ड मेथड, और इन दोनों में ही अगर हम ग्रोथ रेट ऐड कर लेते हैं तो ये 2 फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले हो गए, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, ठीक है। जो यील्ड वर्ड है इसका बेसिक मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया और आपको उससे कितना अर्निंग्स रिसीव हो रहा है, यानी कितना आउटपुट रिसीव हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड, ठीक है। लास्ट आपका दिया हुआ है रियलाइज्ड, कितना रियलाइजेशन हुआ है पिछले से अब तक में, कितना हम कहाँ तक आ गए हैं, तो उसको बोलेंगे रियलाइज्ड यील्ड मेथड। तो ये 5 टेक्निक्स हैं, 5 फॉर्मूले हैं जो हमें हेल्प करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल समझने के लिए, और इसी को ये बोलते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। फिर हम लोग आगे आ जाते हैं, और सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड प्राइस अप्रोच भी कहते हैं इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी दैट रेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स
which will remain the present market price of equity share. Basically, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रोथ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो क्या मान के चल रहे हैं कि करंटली मार्केट में हमारे हमारा जो शेयर है उसकी प्राइस क्या है उस पे बेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, क्योंकि हम इसमें बेसिक प्राइस लेकर चलते हैं, हम इसमें ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो करंट में चल रही है प्राइस, हम उसी की बात कर रहे हैं। फाइन, तो अगर इसके ऊपर बेस करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी स्मॉल वन है, और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग उसको नेट प्रोसीड से। और इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग इक्विटीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें न्यू, यानी जब हम पहली बार अपनी इक्विटीज इशू कर रहे हैं, जिनको आईपीओज बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। और जब भी ये रिमेम्बर रखिएगा, ये याद रखिएगा, जब भी हम आईपीओज लॉन्च करते हैं स्टॉक मार्केट में, जब भी हम अपनी इक्विटीज या हम अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट कराते हैं, तो जब हम पहली बार कराते हैं उसे बोलते हैं आईपीओज, और पहली बार जब हम कराते हैं तो वो किस मार्केट में होते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। यानी पहली बार जब आईपीओ लॉन्च होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं, फिर उसके बाद फर्दर वो फ्लोट करते रहते हैं, सेलर बायर उसको बेचते खरीदते रहते हैं और करते रहते हैं, तो वो फर्दर जितने भी बार फ्लोट हो सकते हैं एंड नंबर्स तक वो होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। इन फिजिकल फॉर्म ये मार्केट्स अलग अलग नहीं होती हैं फिजिकली, बट टेक्निकली अगर हम लोग बोले तो ये मार्केट दो कैटेगरीज में डिवाइड इसीलिए करी जाती है क्योंकि जब पहली बार लॉन्च होता है, पहली बार आप फ्लोट करा रहे हो, तो उसे प्राइमरी मार्केट में ही डाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये न्यू इक्विटी शेयर्स और फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, तो बस जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम रख के चल रहे हैं क्या। जब हम एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात करेंगे, न्यू की बात करेंगे, तो पहली बार जितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सेलिंग प्राइस रखा है, वो प्राइस लेंगे। और अगर हम बार बार कर रहे हैं तो हम रखते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट में जो करंट में प्राइस चल रहा होगा, आपके शेयर की वैल्यू जितनी बढ़ गई होगी वो यूज करते हैं। और जब हम पहली बार फ्लोट करा रहे होते हैं तो पहली बार जो भी आपने और इससे क्लास कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार जब बात करी ना डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड प्राइस, तो इसमें हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो या सर्विस का प्राइस सेट करते हो, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हमारी नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च हो रही है, ठीक है, नई कंपनी है, उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दिया, तो वो क्या करेगी, वो कोल्ड ड्रिंक के प्राइस जो और कंपनीज कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करा रही है उन्हीं के रेंज में रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि वो रेंज, वो जो एक होता है ना स्लॉट होता है कि किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का एक रेंज होता है। अगर सोप्स आ रहे हैं तो सोप के एलीट क्लास के सोप्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी प्राइस रेंज क्या चल रही है, मिडिल क्लास के लिए जो सोप्स यूज हो रहे हैं उनके लिए क्या प्राइस रेंज चल रहा है, तो यहाँ पर उस प्राइस रेंज की बात करी जा रही है। तो जब हम स्टार्टिंग में करेंगे तो एक्सपेक्टेड जो भी हमारा जो भी हमारा एक्चुअल प्राइस है जिसपे हमने फ्लोट कराया है पहली बार मार्केट में, वो यूज होगा। और जब हम बार बार करते जाते हैं तो हमारी करंटली मार्केट की क्या सिचुएशन है उस पर बेस होता है हमारा मार्केट प्राइस। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड प्राइस मेथड यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इंटू 100, 100 का मतलब है हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, सिंपल। आप बिना 100 के भी यूज कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, और फर्दर आप बाद में परसेंटेज में समझने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 बाद में भी, ठीक है। Example, a company issue equity shares of AFS 100 each at a premium of rupees of 10%। अच्छा भाई, इन्होंने अपने जो इशू किए हैं वो 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं। द कंपनी हैज पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द पास्ट 5 years। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी फ्लोट करते हुए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर पास्ट 5 years एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 160।
अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो 160 हो जाए तब हमें क्या रिसीव होगा, तो हम फॉर्मूले में रखते हैं और फॉर्मूले में हम लोग पुट करने के बाद हमारे आंसर्स ये आ रहे हैं 18.18 एंड 12.5 ऊपर फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, ये आंसर्स हो गए। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें सेम होता है, बस आप इसमें प्लस जी और ग्रोथ को ऐड किया जाता है, इसलिए प्लस किया जाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम उसको, क्योंकि हम उसे मल्टीप्लीकेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उसे सिर्फ ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप डिविडेंड यील्ड मेथड अगर एग्जाम में अगर याद भी करना हो तो बस उसमें जी ऐड कर दोगे तो आपका ग्रोथ वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है प्लस जी। आप 100 का यूज कर सकते हो और नहीं भी बाद में आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सेम कंपनी है एक्स लिमिटेड, शेयर्स आर कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग एट एएफएस 120 ईच, वैल्यू है नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड, अगले साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30 पर शेयर एंड सब्सिक्वेंट डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एनुअल। बस इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट मेंशन किया है वो मेंशन किया है ग्रोथ रेट का जो 5% का है। ठीक है, तो 5% ग्रोथ रेट हम लोग 0.05 प्लस कर लेंगे, जो भी हमारी जो पुराना वाला फॉर्मूला था उसमें। ठीक है, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30%। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अर्निंग यील्ड मेथड की तरफ। ठीक है, अर्निंग यील्ड मेथड जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द डिस्काउंट रेट दैट कैपिटलाइजेज स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। ठीक है, टू इवेलुएट द शेयर होल्डिंग्स। बेसिकली जब भी हम लोग अर्निंग्स की बात करते हैं तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज से, और क्योंकि ये शेयर्स जितने भी होते हैं ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं और इनसे लॉन्ग टर्म्स अर्निंग होती है, तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। पहला वो डिविडेंड पे बेस्ड था, कितना हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ इंक्रीज हो रही है और हमें कितनी वैल्यू रिसीव हो रही है मार्केट से, डिविडेंड कितना एडिशनल हमें मिल रहा है, और यहाँ पे हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आते हैं अगर इसके फॉर्मूले की तरफ, तो यहाँ पर उसके फॉर्मूले हैं फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग। यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं तो आपका है कॉस्ट ऑफ, अगर हम इक्विटी की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। एंड अगर हम लोग बात करते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटीज की तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेट प्रोसीड जब पहली बार कर रहे होते हैं और जब हम लोग बार बार कर रहे होते हैं तो एमपी यूज होगा, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक फॉर्म किस तरह से इसके सॉल्यूशंस है अर्निंग यील्ड मेथड। सबसे पहले हम लोग इसका लेंगे एग्जांपल। आर लिमिटेड शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ AFS 70 with outstanding share of 5 lakh. Their expected profit after tax for the coming year is 84 lakhs. Calculate the cost of capital based on the price earning method. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको उन्होंने अर्निंग्स बताई है। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम लोग ये जो अर्निंग्स है ना, इन अर्निंग से इन अर्निंग से हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालना है हमें, यही तो बताया है। सबसे पहले हमें अर्निंग पर शेयर निकालनी है, तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमें ऑलरेडी हमारे सम में दिया हुआ है 5 लाख का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वाला, और जो उन्होंने 84 लाख बताया हुआ है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारी अर्निंग्स आ जाएंगी 16.8। और जब इन्होंने यहाँ पर बताया कि करंटली जो हमारी ट्रेडिंग हो रही है और हमें कितना शेयर की वैल्यू है हमारी, तो मार्केट वैल्यू हमारी जो शेयर की है वो 70 इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको और जो हमारी परसेंटेज निकल के आएगी ये हमारा हो जाएगा अर्निंग थ्रू अर्निंग यील्ड मेथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग अर्निंग ग्रोथ मॉडल की तरफ। अर्निंग ग्रोथ मॉडल में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऐड कर रहे हैं जी। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, द करंट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 20, द अर्निंग पर शेयर इज 3, growth rate in earning is given to be 10% per annum। ग्रोथ रेट आपका दिया हुआ है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन अर्निंग ग्रोथ मॉडल मॉडल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जी, तो 10% का है इसलिए 0.1 हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे आंसर्स आ रहे हैं। ये दिया हुआ है अर्निंग पर शेयर हमारी इन्होंने बता दी थी हमें 3 है, और इन्होंने बताया था हमारी इक्विटी शेयर होल्डर का करंट मार्केट प्राइस इन्होंने बता के रखा हुआ है, तो वो 20 है। ठीक है, अर्निंग्स भी बता दी है, तो हमारा सिंपल हो गया। उसमें टोटल अर्निंग बताई थी तो हमें डिवाइड करके निकालना पड़ा था, यहाँ पे यहाँ पे हमें डिवाइड करने की निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हमारे आंसर्स हो गए 25% का हमारा। अगर हम लोग ग्रोथ बेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हम लोग निकालते हैं तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रियलाइज्ड यील्ड मेथड की तरफ, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड एक्चुअली रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी बात करी थी कि रियलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि बात करते हैं कि हमें कुछ सर्टेन ईयर से, यानी पिछले कुछ सालों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली रियलाइज मेथड जो बेस होता है वो ट्रेंड पे बेस होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कुछ सालों में ये ट्रेंड चल रहा है, अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे या हम इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इक्विटीज के साथ भी यही होता है। ठीक है, इक्विटीज में भी ट्रेंड देखा जाता है, तो ट्रेंड देखने के लिए अगर अगर हम इक्विटी की कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसको हम अगर ये चाहें कि जो ट्रेंड चल रहा है उस पर बेस होके कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पता चलेगी, तो हम यूज करेंगे रियलाइज्ड यील्ड मेथड। और इसमें भी वही होता है सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और जब हमें पता होना होता है कि भाई पिछले ये कुछ सालों में जो ट्रेंड चल रहा है इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है हमें, और फ्यूचर में हम कितनी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ होगी हमारी यील्ड में, हमारे इक्विटी शेयर्स में, तो हम लोग यहाँ पर जी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो दो फॉर्मूले आपके बन रहे हैं, एक प्लस जी वाला और एक सिंपल। तो यहाँ पे होता है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करेंगे डिविडेंड्स की, और हम लोग यहाँ पे नेट प्रोसीड यूज कर रहे हैं इंटू 100, और प्लस जी मीन्स ग्रोथ रेट। अब हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड कंसीडरिंग टू रेज फंड्स बाय इशूइंग 5 लाख न्यू इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर ये नए इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग की बात करते हैं तो नेट प्रोसीड नहीं लेते हैं, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है वो अमाउंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं वो न्यू शेयर्स की, तो हम लोग नेट प्रोसीड वैल्यू लेंगे जो आप करंट में यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वैल्यू लेते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले है कि नए 5 लाख के नए इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं ₹10 ईच, और प्रीमियम पे इशू करना चाहते हैं और ₹20 ईच, एंड इशूइंग एक्सपेंसेस भी हैं हमारे यहाँ पे ₹1 ईच। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹4, नाउ फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फाइन, तो हमारा डिविडेंड पर शेयर की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर डिविडेंड हम मतलब इतनी सारी चीजें दी हैं, लेकिन हमें वो डेटा लेना है जो हमारे लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो इन्होंने डिविडेंड बताया हुआ है ऑलरेडी ₹4, तो हमारा ₹4 डिविडेंड हो गया। और इन्होंने बोला हुआ है कि क्योंकि हमने ये जो शेयर्स इशू किए हैं ये प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो प्रीमियम में हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू में प्रीमियम वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो फेस वैल्यू ₹10 थी और प्रीमियम वैल्यू हमारे ₹20 थी। इट मीन्स कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी रन कर रही है, तभी हम लोग देखो फेस वैल्यू से डबल हमने प्रीमियम कर दिया है ना। तो ठीक, तो हम क्या ले लेंगे, टोटल अमाउंट ले लेते हैं 30। ठीक, अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पर एक चीज और भी बोली हुई है, एंड
इशूइंग एक्सपेंसेस ₹1। इन्होंने बोला है भाई 30 के बाद भी हमारे जो कॉस्ट भी आ रही है कुछ, तो अच्छा भाई कॉस्ट आ रही है तो कॉस्ट को हम डिडक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया है, 4 तो हमारा डिविडेंड था, और 30 में से 1 माइनस कर लिया तो हमारा क्या गया 29। तो 4 डिविजिबल बाय 29 इंटू 100। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट दी नहीं है, अगर ग्रोथ रेट दी होती तो हम जी और प्लस जी कर लेते। तो हम लोग रियलाइज्ड यील्ड मेथड के थ्रू समझते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13.79% आ रही है। फाइन क्लास तो ये सारे फॉर्मूले बेस हो गए, आसान है, इनके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। आई होप कि इसमें कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को हो रहा है तो आप ऐसे पूछ सकते हो भी। और नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें रेडी रखने हैं या तैयार रखने हैं while delivering these calculations, while conducting these calculations. First is earning per share could be obtained by dividing the amount of profit from total number of shares. ये हम लोगों ने जब हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर की, जब हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ी थी, जब हमने और सारी चीजें पढ़ी थी, तो हम लोगों ने ये देखा था, हम लोग सिंपल सी बात होती है ना कि हमें अगर पता करना है कि हमें इंडिविजुअल नंबर से कितनी प्रॉफिट्स अर्न हो रही है तो हम ऑब्वियसली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बोली गई है कि अगर अर्निंग पर शेयर हमें निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉफिट, जो हमें जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, अर्निंग्स होती हैं, उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स, यानी हम कितने शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं, उसको डिवाइड करने से हमें हमारी अर्निंग्स मिल जाती हैं एक शेयर की। ठीक है। क्योंकि हमें इसमें इक्विटी शेयर होल्डर वाले में जो भी हमने फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए, इसमें सब में अगर हम लोग को ये निकालनी हो कि पर्टिकुलर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो हम इंडिविजुअल नंबर जानने के लिए हमें टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट जो कंसीडरिंग पॉइंट है, इट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम एक्सेट्रा must be adjusted to obtain the net proceed. This net proceed would be taken as market price per share. Such information is provided generally in case of new issue. ऑब्वियसली जब हम नया कुछ इशू करते हैं ना, तो हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में रियलाइज्ड यील्ड मेथड में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि उनका फेस वैल्यू थी उनके शेयर की 10 रुपीज, प्रीमियम पे इन्होंने इशू किया 20 रुपीज। ठीक है। उसके साथ इनका फ्लोटेशन कॉस्ट या इशूइंग कॉस्ट भी आ गई ₹1। तो बेसिकली यहाँ पर इस पॉइंट में ये बात बताई जा रही है कि इफ यू आर डूइंग और इफ यू आर कंडक्टिंग दिस फॉर्मूलाज, तो हमें क्या करना है कि एडजस्टेड, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद की वैल्यू लेनी है हमें। अगर हमारा प्रीमियम है तो हम ऐड करके उसकी वैल्यू लेंगे, अगर हमारे डिस्काउंट्स हैं तो हम लेस करके वो अमाउंट लेंगे। इफ we did any flotation cost or we incurred any expenses regarding the issuing of the share capital, then we take that amount, ठीक है, that adjusted amount नेट प्रोसीड के लिए हम लोग यूज करेंगे। और अगर हम लोग मार्केट प्रोसीड यूज कर रहे हैं ना, तो फिर हमें मार्केट की वैल्यू एग्जैक्टली लेनी पड़ेगी। ठीक। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, मार्केट प्राइस सच पर शेयर कुड बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज। और जो भी हमारे मार्केट प्राइस है उनको हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है जो मार्केट वैल्यू है आपके शेयर की, सिंपल। सेकेंड है नेट प्रोसीड कुड बी द सेम वे एज डन इन जो भी हमारे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज में, प्रेफरेंस शेयर में जो भी हमारी नेट प्रोसीड हम लोग जिस तरीके से भी निकालते हैं वही तरीका है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, फेस वैल्यू वुड बी टेकन एज मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है। और अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमारे पास नेट प्रोसीड की वैल्यू भी हमें नहीं समझ में आ रही है, तो हम क्या करते हैं, सर्वे कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि सर्वे कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेम लेवल के न्यूज़पेपर की हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हम लोग 3 न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं। तो हमने देखा कि जो मार्केट प्राइस है इन तीनों जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी वैल्यू सिमिलर है। ठीक है।
तो उनके शेयर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सबसे आसान तरीके से असेसमेंट ऐसी हो जाता है, हमारे जितनी एसेट्स मेरे पास है उनके उतनी उनकी भी एसेट्स हैं, जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उतने उनके पास भी हैं, सारी चीजें सब सिमिलर हैं, मार्केट में उनके प्रोडक्ट की प्राइस भी सिमिलर है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच अमाउंट दे आर पेइंग फॉर द शेयर होल्डर्स और व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है। तो हमें वो पता चल जाता है, अगर वो सिमिलर होती है, तीनों की सेम है या वो कुछ ऊपर नहीं ज्यादा, तो हम क्या करते हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं। उस एवरेज से हमें समझ आ जाता है कि हाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए हमारे मार्केट प्राइस की। तो तीन तरीके हैं, पहला एग्जैक्ट व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर, और आपकी नेट प्रोसीड क्या है जिसमें डिस्काउंट्स और प्रीमियम्स को हम लोग एडजस्ट करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं जो सर्वे करके हम सेम लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है आपके सिमिलैरिटी में, उनके एवरेज से हम लोग देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर हमारे कितना है। So these are the important points to remember while calculating dividend valuation model. तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है, आगे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए ही एक मॉडल और है जो हमारा इसमें मेंशन किया हुआ है, इट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और एग्जाम में मोस्टली चांसेस होते हैं कि जरूर आता है। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे। और इसमें क्लास जिसको भी अगर कोई डाउट्स हो, कुछ क्लैरिफिकेशंस या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एंड आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी। यस मैम। ओके, इट इज अभिषेक, अनमोल, आदित्य, जया, अभिषेक, अनामिका, ईशा, उत्कर्ष, ऋतु, अलका, वंशिका, श्रेया, हर्षित, सचिन, हर्ष, आर्या, अंकुर, वंशिका, ठीक है। Is there anyone else? Please do mention your attendance. Okay, Muskan has given. Rest. Is there someone else? You can mention your attendance. Okay then. Thank you, class. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Welcome.